स्टार्ट कर दी मैंने। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का जो फॉर्मूला था वो क्या करवाया था अपन ने, dq अपॉन dt, यही था। इसे टेम्परेचर लिखवा दिया 35 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 35 डिग्री से डिफरेंस है ना। अब देखो dq अपॉन dt, तो dq अपॉन dt को मैं बोल सकता हूँ कि q इज इक्वल टू ms del t बोल सकते हैं कि अपन वैसे q को सिंपल, ठीक है। तो यहां से मैं dq को क्या बोल सकता हूँ, ms dt, सही है। तो ms dt, ये कैपिटल टी लिख देता हूँ। कैपिटल टी क्या है, टेम्परेचर। कैपिटल टी क्या है, टेम्परेचर। अभी ऑडियो आ रही है क्या मेरा, नहीं आ रहा क्या? एम एस डी टी, ठीक है। तो डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, या फिर डी टी एम एस इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट, सही है। तो यहां से डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के अपॉन एम एस टी माइनस टी नॉट। इसको स्मॉल की बोल दिया, टी माइनस टी नॉट, या फिर के डैश बोल दो इसको, या बोलो उसको के डैश। न्यूटन लॉ का जो कूलिंग का है वो कांस्टेंट है। बेटा रिवीजन कर लो अगर आवाज नहीं आ रही तो, रिवीजन कर लो अगर आवाज नहीं आ रही है तो। ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब ये डी टी अपॉन डी टी के टी माइनस टी नॉट, देखो यहाँ पे टी नॉट क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है। इसका टेम्परेचर है सराउंडिंग का, ठीक है। और टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अब कौन सा टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ठीक है। दो टेम्परेचर होंगे, एक इनिशियल, एक हीट रिलीज करने से पहले वाला, और एक हीट रिलीज करने के बाद वाला। तो ये जो टी है वो क्या है, एवरेज टेम्परेचर है, T1 प्लस T2 अपॉन 2, ठीक है। और dt को अपन लिख सकते हैं डेल टी इज इक्वल टू T1 माइनस T2, यानी ये टेम्परेचर डिफरेंस है। और dt क्या है, टाइम। dt क्या है, टाइम, जिस टाइम में टेम्परेचर T1 से T2 होगा, ठीक है। कैसे, अब मान लो मेरे पास एक बॉडी है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, इस बॉडी का टेम्परेचर T1 है। कुछ टाइम के बाद सराउंडिंग का T1 रहा, लेकिन इस बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया, T2, कितना हो गया, T2। तो ये T क्या होगा, इस फॉर्मूले में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है अपने लिए, इसमें T नॉट तो ये रहा फिक्स है। T क्या होगा, इस T1 T2 का एवरेज निकाल के लिख देना। T1 और T2 तो सराउंडिंग टेम्परेचर में कुछ बदलाव, सराउंडिंग के टेम्परेचर में बदलाव नहीं, गर्मी है तो गर्मी रहेंगी, सर्दी है तो सर्दियां रहेंगी। उसको T1 में एनर्जी तो लूज करेगी या दी होगी, लेकिन सराउंडिंग की एनर्जी कभी बढ़ती नहीं है ना, गर्मियों में कभी चाय का प्रतिशत तो बढ़ जाएगी एनर्जी, अपने सराउंडिंग में टेम्परेचर कांस्टेंट लेके चलते हैं, ऐसा नहीं कि उनके आसपास ले रहे हैं, सराउंडिंग मतलब पूरा, ठीक है।
तभी तो उसने कहा कि टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, 35 ज्यादा होगा तो फिर ये लो नहीं लगेगा, फिर ये लो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो टी क्या होगा, टी वन प्लस टी टू का एवरेज, और डी टी क्या लिखोगे, टी वन माइनस टी टू। ठीक है, ये इसका हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं टी, तो टी कितना होगा, टी वन प्लस टी टू अपॉन टू, और टी एवरेज कितना हो जाएगा, ये होगा। और टी जो डी टी लिखोगे आप, वो कितना लिखोगे, टी वन माइनस, सही है। कोई दिक्कत इसमें, बोलो। अब देखो क्वेश्चंस, इससे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं। मान लो एक बॉडी है 65 डिग्री टेम्परेचर से 60 डिग्री जाने में 5 मिनट लेती है। अभी क्वेश्चन अपनी भाषा में लिखना, 65 से कितने पे, 60 पे जाने पे कितना टाइम ले रही है, 65 से 60 पे जाने पे कितना टाइम ले रही है, 5 मिनट। और 60 से 55 जाने पर वो ले रही है 7 मिनट। कितना टाइम, 7 मिनट। तो उसने पूछा कि जब बॉडी 55 से 50 तक जाएगी तो कितना टाइम लगेगा, 55 से कितना जाएगी, 50, तो कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन। ठीक है, और उसने पूछा कि ये बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है। तो उसने पूछा फाइंड, एक तो टाइम पूछा, फाइंड टी एंड टी नॉट, एक टाइम पूछा, और एक सराउंडिंग का क्या पूछ लिया, सराउंडिंग क्या पूछ लिया, टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन के लिए dt कितना है, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो आ जाएगा ना, सराउंडिंग टेम्परेचर दिया ही नहीं उसने, डिफरेंस, डिफरेंस राउंड होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में दे दिया 60 का डिफरेंस, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से करो, तो फिर तुम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से ही करोगे। ठीक है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया कि सराउंडिंग का टेम्परेचर है, तो फिर तुम्हें उससे करना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ इसमें दे नहीं रखा, अब न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगाएंगे अपन। तो फर्स्ट, इस फर्स्ट के लिए कितना, 5/5, ठीक है, इक्वल्स टू के डैश 60 और 65 का एवरेज 60 प्लस, जो कैलकुलेशन है प्योर, अब तुम कर लेना, कैलकुलेशन तुम ही करोगे, मैं नहीं करूंगा, माइनस टी नॉट, फर्स्ट इक्वेशन। सही है क्या, सेकंड इक्वेशन इसके लिए वही 5/7 इंटू के डैश 60 प्लस 55/2 माइनस टी नॉट, 55 50 5/टी के डैश 55 प्लस 50/2 माइनस टी नॉट, इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और क्या निकालना है, टी। अब देखो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना, टी नॉट आ जाएगा, टी नॉट आएगा 45 डिग्री, ठीक है। फिर उस टी नॉट की वैल्यू उठा के यहाँ रख देना, ठीक है, रख दोगे, फिर इन दोनों को डिवाइड कर देना, फिर आ जाएगा टाइम, लगभग आएगा, ये कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है लगभग 12 मिनट, कितना आ रहा है 12। ठीक है, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो टाइम मैंने सेकंड में रखा है या टाइम मिनट में रखा है, मिनट में रखा है ना, तो फिर आंसर में किस में आएगा, मिनट में। ठीक है, उतारो इसको।
हाँ, अब क्लियर है क्या बोर्ड? निकाला आंसर? आंसर निकाला? अब क्लियर है क्या बोर्ड? ठीक है, उतारो इसको और आंसर निकालो। नहीं, ये बहुत बड़ा पड़ जाएगा, नेगेटिव आंसर आ जाएगा। उसको बड़े पहले वाले में, बड़े वाले में, छोटे वाले में, बड़े वाले में कुछ भी। फर्स्ट वाले में तो 60 प्लस 65 बाय 2 तो इस मामले में T1 लिया 60, T2 लिया 65, ऊपर देखो 65 पहले बड़ा। अरे वो तो लिख दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो एवरेज है वो, तो एवरेज। हाँ एवरेज। अरे तो यार एवरेज में 60 है, 65 जोड़ तू। हाँ वही तो आएगा, उसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा। जो ये dt है, इस बड़े में छोटे का माइनस करिएगा। अरे किसी का आंसर ये और ये। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है, आंसर ये आएगा। अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक। अब तो लिखने का फटाफट लिख लो। नेक्स्ट लिखो स्टीफन्स लॉ। कौन सा लॉ? स्टीफन्स, STEFANS। स्टीफन्स लॉ। अब आ रही है आवाज सही? स्टीफन्स लॉ कहता है कि किसी भी बॉडी से जो एनर्जी रेडिएट हो रही है, जैसे मान लो ये बॉडी है, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस T नॉट है, ये T है, T इज ग्रेटर देन T नॉट, सही है। तो ये बॉडी कितने काम कर रही है? हीट
रेडिएट भी करेगी और हीट लेगी भी क्या, दोनों काम होंगे इसमें। बट ये है कि रेडिएशन वाली हीट क्या होगी, ज्यादा होगी। अब रेडिएटेड जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टी की पावर 4। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टी की पावर 4। तो E इज इक्वल टू, इसने कहा सिग्मा टी की पावर 4, ठीक है। और सिग्मा क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, और सिग्मा कांस्टेंट है। और ई क्या है, सिग्मा को बोल देते कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं अपन, स्टीफन्स लॉ। तो कौन सा कांस्टेंट है, स्टीफन्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू फिक्स है इसकी वैल्यू, ये स्टीफन्स कांस्टेंट, ये एमकेएस में है, ठीक है, किसमें है, एमकेएस, ठीक है। ये तो होगा स्टीफन्स लॉ। अब उसने क्या कहा कि प्रीवोस्ट ने क्या कहा था, प्रीवोस्ट ने कहा था ना कि एनर्जी हीट रेडिएट भी होता है, अगर कोई बॉडी एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ज्यादा है तो यहाँ पर हीट रेडिएट भी होगी, यहाँ पे हीट क्या होगी, सॉरी एब्जॉर्ब भी होगी। कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी, सिग्मा टी नॉट की पावर 4, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, टी नॉट है, ठीक है। अब इन दोनों का अगर टोटल एनर्जी मैं बताऊं, टोटल नेट एनर्जी रेडिएट कितनी होगी, सिग्मा टी की पावर 4 माइनस सिग्मा टी नॉट की पावर 4। ये एनर्जी देने वाली, ये एनर्जी लेने वाली, और ये कौन सी एनर्जी है, नेट कितनी बाहर जाएगी, ये कितनी बाहर जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ था अपना, स्टीफन्स लॉ। लिखो स्टीफन्स लॉ की डेफिनेशन लिखो, नेट बाहर जाएगी क्योंकि सिग्मा बड़ा टी, कैपिटल टी बड़ा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो टी बड़ा है तो कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। अंदर आएगी लेकिन वो कम हो जाएगी ना, नेट तो बाहर जाएगी, अंदर आएगी भी और बाहर जाएगी भी, लेकिन नेट जो होगी वो बाहर जाएगी, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर क्या है, जाता है। देखो, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड per second, the amount of radiation emitted per second per unit area by a body, ब्रैकेट में लिख लो ब्लैक बॉडी, is directly proportional, directly proportional to the fourth power of, to the fourth power of, to the fourth power of temperature. ये लिख लो, नहीं जरूरी नहीं है, छोटा हो जाएगा तो हीट ले लेगी वो, टेम्परेचर कम हो जाएगा उसको, बट डिस्टर्बेंस लो रेडिएशन के लिए मेनली।
लिख लिया। देखो अगर मान लो जनरल बॉडी हो, कौन सी बॉडी हो, जनरल बॉडी, तो मैं इसको ई नेट को लिख दूंगा ई आर सिग्मा टी की पावर 4 माइनस ये जनरल बॉडी, जनरल बॉडी ठीक है, क्योंकि ब्लैक बॉडी के लिए ए आर कितना होता है 1, लिखा था ना ए आर टी, ई आर कितना होता है ब्लैक बॉडी के लिए 1 होता है, ठीक है। लिख लो फॉर जनरल बॉडी ई नेट इज इक्वल टू दिस, ये वाला ब्लैक बॉडी और ये वाला जनरल बॉडी। हो गया। ईयर वन रखना पड़ेगा, इसका नहीं लगा सकते, ईयर वन रख दे, ईयर की तो कहानी बस सिंपल हो। अब लास्ट टॉपिक लिखो, विंस लॉ। लिखो द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग, द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग the wavelength corresponding to maximum emission, corresponding to maximum emission, to maximum emission of radiation, maximum emission of radiation decrease with increasing temperature। चाहिए अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन हो रहा है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम ही ज्यादा। टेम्परेचर बढ़ रहा है किसी बॉडी का तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ निकलेगी वो क्या निकलेगी, ज्यादा या कम, ज्यादा कम निकलेगी। टेम्परेचर ज्यादा है तो लैम्डा एम क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ से लैम्डा एम इज इक्वल टू बी अपॉन कैपिटल टी, लैम्डा एम इज इक्वल टू बी अपॉन कैपिटल टी। कोई दिक्कत इसमें? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो बी है, बी क्या है, वीन्स कांस्टेंट है, बी क्या है, वीन्स कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 2.93 × 10⁻³ एग्जैक्ट होती है एमकेए से, बट अपन इसको 3 × 10⁻³ ले लेंगे और कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन, ठीक है। बट एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है 2.93, तो एग्जैक्ट कितना होता है, ये होता है, लेकिन अपन कैलकुलेशन के लिए कितना लेंगे 3 × 10⁻, बता दो। कैलकुलेशन नीचे जाएगा ना, इसलिए।
लिख दी ना वैल्यू ऑफ बी तो। ये ना वैल्यू 3.2.93 10 की पावर -3। ठीक है, ये तुम्हारे 3 चैप्टर खत्म। और कौन से? एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11, 12 और 13। सेकंड पार्ट में 7 चैप्टर और 7 में से 3 हो गए, जो मेन थे वो हो गए। अब तुम्हें कितने चैप्टर हो गए टोटल बताना, कौन कौन से करा दिए मैंने तुम्हें? डॉक्टर हो गया। ओके, कोई डाउट हो उस चैप्टर में, कहीं कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। फर्स्ट बुक में तो लास्ट चैप्टर चल ही रहा है। ये वैसे लास्ट चल रहा, रोटेशन बचा हुआ तेरा, ये चल रहा है। और सेकंड कितनी हो गई? सेकंड आधी हुई। नाइन टेन तो कोई ज्यादा नहीं, नाइन तो 1 घंटे का है। क्या टाइम लगेगा वैसे तो एग्जाम मई में होगा। और 18 से स्कूल चलेगी। क्या टाइम है स्कूल का? तो 9 बजे तक। चल करते हैं उसको। जैसे अपने सिलेंडर ज्यादा काम में आता है ना, तो ठंडा क्यों जाता है? ज्यादा देर लेते काम। कोई डाउट किसी को?
देखो बीन्स लो था टेम्परेचर वाला, मान दो बॉडी है T1 और T2 टेम्परेचर है, इसकी वेवलेंथ लैम्डा m, इसकी वेवलेंथ लैम्डा 2, ठीक है। अगर मान लो ये T1 बड़ा है T2 से, तो यहाँ से जो रेडिएशन निकल रहा है, यहाँ से जो रेडिएशन निकल रहा है, यहाँ से जो रेडिएशन निकलेगा और यहाँ से जो रेडिएशन निकलेगा, उसमें जो लैम्डा इसका है वो इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लैम्डा 2 हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, लैम्डा 1, ठीक है। ये बीन्स लो, ये अपन पता कर सकते हैं। जैसे मान दो स्टार्स अपने पास, दो तारे हैं, ये दो प्लैनेट्स है, उनका टेम्परेचर मान लो मेरे को पता है T1 T2, या फिर मेरे को लैम्डा पता है उनकी, तो मैं बता सकता हूँ कि इनका टेम्परेचर ज्यादा किसका होगा, जहाँ बैठे बैठे बता सकता हूँ। सही है कि नहीं है। मान लो कोई दो प्लैनेट्स है, इनका लैम्डा 1 लैम्डा 2 मैं यहाँ पता कर लूंगा, अब देख लूंगा किसका लैम्डा ज्यादा है किसका कम है, तो उसके साथ बता दूंगा कि टेम्परेचर ज्यादा किसका है और किसका टेम्परेचर कम है। साइंटिस्ट ऐसे पता करते हैं टेम्परेचर ऑफ प्लैनेट्स का। आ गया। इंटर एटॉमिक फोर्स पर इंटरमोलिकुलर फोर्स केमिस्ट्री में वो होता है, प्रेशर से मतलब बॉन्ड टूटेगा थोड़ी ना, बॉन्ड तोड़ना है अपन को, बॉन्ड ने अपनी शेप चेंज करके टूटा नहीं है वो। आगे बेटा समझ में। यस नियति आ गया। चलो ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, शायद ऑफलाइन क्लास होगी नेक्स्ट तो अपनी। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।